हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजल 17 अगस्त 2021 के शिफ्ट 3 का इंग्लिश पेपर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेल्स डैश फ्रॉम डे टू डे। तो ये सेल्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट एक प्लूरल है, इसीलिए जो वर्ब जो भी होगा वो उसके साथ एग्री करेगा, यानी कि वर्ब में आप एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब होगा, वो भी वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, सेल्स डैश फ्रॉम डे टू डे। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, दिस इज रिवॉल्व्स, इसमें एस लगा हुआ है। और ऑप्शन नंबर 4 इसमें रोटेट्स, इसमें भी एस लगा हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमने आउटराइटली एलिमिनेट कर दिए। अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन, सेल्स फ्लक्चुएट फ्रॉम डे टू डे एंड सेल्स स्विंग फ्रॉम डे टू डे। तो स्विंग के साथ फ्रॉम नहीं लगता है, इट मे बी सेल्स स्विंग डे बाय डे और डे टू डे या ऑन डे टू डे बेसिस। सेल्स फ्लक्चुएट फ्रॉम डे टू डे होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप सीधे ऑप्शंस देखो और उसके अकॉर्डिंग इसकी ओपनिंग क्लॉज डिसाइड कर लो। तो सी, सी, डी, बी, आपकी जो ओपनिंग क्लॉज हो सकती है वो बी, सी अथवा डी, इन तीनों में से कोई होगी। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं बी को। They use a method called buccal pumping. They means they is a pronoun, ठीक है, they एक pronoun है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी ओपनिंग क्लॉज नहीं होगी, क्योंकि प्रोनाउन यूज होने का मतलब ही है इससे पहले नाउन का प्रयोग हुआ है और in lieu of that noun this pronoun has been used. It's true that many types of sharks must keep moving in order to receive life giving oxygen from the water passing through their gills. और डी है, अदर टाइप्स ऑफ शार्क्स आर एबल टू रिमेन स्टेशनरी। ये अदर टाइप्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अदर टाइप्स, इसका मतलब हुआ कि पहले इन्होंने शार्क के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके अदर टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन हो रही है। तो ये भी आपकी ओपनिंग क्लॉज नहीं होगी, यानी कि सी आपका ओपनिंग क्लॉज होगा। अब ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो आपने एलिमिनेट कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि सी, ए और सी, डी के साथ इसकी कॉम्बिनेशन दी हुई है। तो हम ए और डी में डिसाइड करेंगे कि कौन सी सेकेंड क्लॉज होगी इसकी। सी पढ़ते हैं पहले से। इट इज ट्रू दैट मेनी टाइप्स ऑफ शार्क मस्ट कीप मूविंग इन ऑर्डर टू रिसीव लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर पासिंग थ्रू देयर गिल्स। ठीक है, उसके बाद हम ए पढ़ेंगे फिर डी पढ़ेंगे। दीज काइंड्स ऑफ शार्क्स are known as obligate ram ventilators because they draw water in through their mouths and force it through their gills. They use a method called buccal pumping in which water is pulled in through the mouth and forced out through the gills by the cheek muscles. तो सी, ए और बी ये तीनों जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही लग रहा है। इसके बाद इन्होंने डिस्कस किया अदर टाइप्स ऑफ शार्क्स के बारे में, तो सी के बाद डी नहीं होगा, ये तो तय हो गया। तो ये पहले होगा और ये बाद में, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑर्डर होगा वो सी अकम्पेनिड बाय ए, इसके आगे जो भी क्लॉजेस होंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज सोवेरेंटी। सोवेरेंटी की स्पेलिंग होती है एस ओ वी ई आर ई आई जी एन, सोवेरन ये हो गया, और इसमें फिर टी वाई हम जोड़ देते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में संप्रभुता। It means independent authority of a state. Independent तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा शब्द है विविडली, ये स्पेलिंग गलत है आपकी। VIVID विविड होता है और इसमें LI जोड़ते हैं तो विविडली बन जाता है। विविडली का मतलब होता है in a way that creates a clear image in the mind. In a way that creates a clear image in the mind. आप इसे कह सकते हैं distinctly और perceptibly। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
जो बाकी के वर्ड्स हैं आप उसे देख लें. दिस इज Piety, Piety. दिस इज प्रोनाउंस्ड एज piety. piety का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस. या इसे आप कह सकते हो डिवोशन, सैंक्टिटी और वेनरेशन. ये जो पाइटी है आप इसे कंफ्यूज मत करना पिटी के साथ. दिस इज पिटी, दिस इज समथिंग डिफरेंट. पिटी का मतलब होता है कॉम्पैशन, कमिशरेशन, शोरो और कॉन्डोलेंस. एंड द लास्ट वर्ड इज डिप्रेस्ड, सैड, ग्लूमी, ये नाउन की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है. डिजेक्टेड, डिसकॉन्सोलेट, downcast. Question number 4. Select the most appropriate option to fill in the blank. Some patches of the dash garden have a rich cover of grass now. You have got 4 options here: stroking, slouching, sprawling and stretching. Stroking का मतलब होता है move hand with gentle pressure over a surface. So आप इसे आप caress भी कह सकते हो और fondle, brush, pat. The second word is slouching. This means action of standing, moving or sitting in a lazy or drooping way. You can say hunch, droop. Next word is sprawling. Sprawling, this is spreading out over a large area. Spreading out over a large area in an untidy or irregular way. And the last one is stretching. Stretching means खींचना, extend. So the appropriate word here will be sprawling. Some patches of the sprawling garden have a rich cover of grass now. तो गार्डन के जो ऐसे पार्ट हैं जो कि फैल गए हैं इधर उधर irregular way में, अब वहां पे grasses हैं. तो the correct word or the appropriate word will be sprawling. Question number 5. Select the most appropriate synonym of the given word. The word given here is debilitate. Debilitate means weakening. Weakening,
enfeeble, devitalize, innervate। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, सस्टेन, वीकेन, एनिमेट एंड वाइटलाइज। सस्टेन मीन्स सपोर्ट फिजिकली और मेंटली, सपोर्ट फिजिकली और mentally. Weaken is same as debilitate. Animate means bring to life. और alive और having life, क्योंकि ये noun plus verb दोनों की तरह यूज किया जाता है। The last one is vitalize. Vitalize means to make more lively. To give strength. Strengthen. Animate. Vivify. Exhilarate. So the most appropriate synonym of the given word will be debilitate means to weaken, कमजोर करना। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. A large cage, building or enclosures to keep birds. Birds को रखने के लिए जो केज यूज होता है उसे हम कहते हैं एवियरी। आपका राइट आंसर होगा एवियरी। एरिना जो है इसका मतलब होता है अखाड़ा। जू आपको पता ही होगा, चिड़ियाघर। एन एक्वेरियम, a glass container to keep fishes. Question number 7. Select the option that expresses the given sentence in reported speech. तो आपकी जो स्पीच है वो डायरेक्ट स्पीच में है, आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे। आई विल सी यू लेटर, सी सेड। तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई एंड ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। आपको पता होगा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है अभी प्रेजेंट इनडेफिनिट में है और इनडायरेक्ट स्पीच में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रह जाएगी, जबकि रिपोर्टेड स्पीच जो कि यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनिट में है, यानी कि ये विल सी है, विल सी जो होगा वो वुड सी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम सीधे ऑप्शन देखेंगे, जहां भी वुड सी होगा उसके आधार पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। सी सेड दैट सी वुड सी, दिस कुड बी योर आंसर। आगे देखते हैं, सी विल सी, यानी कि ये आप कट करोगे, यहाँ विल सी है। वुड बी सिंग, ये भी नहीं होगा। विल बी एबल टू सी, ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम हियर इज पिक एंड स्पैन। पिक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड क्लीन। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो नॉइजी एंड क्लाउड, सॉरी नॉइजी एंड लाउड, नीट एंड क्लीन, फार एंड नियर, फास्ट एंड एफिशिएंट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड हियर इज ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना, किसी भी चीज में वृद्धि करना मीन्स ऑगमेंट। इसके कई सिनोनिम्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंक्रीज, build up, escalate, extend, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं बता दूं आपको, exacerbate, exacerbate. Options here are expand, extend, diminish and
स्प्रेड। तो एक्सटेंड और स्प्रेड, एक्सटेंड यहाँ है और स्प्रेड यहाँ है, इन दोनों की मीनिंग सेम है जो कि ऑगमेंट की होती है। बच गया आपके पास दो वर्ड, एक्सपैंड और डिमिनिश। एक्सपैंड भी आप कह सकते हो नियर अबाउट हैविंग द सेम मीनिंग एज ऑगमेंट। सो योर ऑपोजिट वर्ड फॉर दिस ऑगमेंट इज डिमिनिश, जिसका मतलब होता है कम करना और या मेक और बिकम लेस, डिक्रीज, लेसन or reduce. Question number 10. Select the most appropriate antonym of the given word. Waver. Waver का मतलब fluctuate, oscillate. आपके पास चार ऑप्शन है, steady, slant, tilt and sway. Steady means स्थिर, stable, firm. Slant means होता है तिरछा, tilt मतलब होता है झुका हुआ, और sway move back and forth, sideway. आपकी जो राइट या अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगी इस वर्ड के लिए वो होगी वेवर मीन्स फ्लक्चुएट, यानी कि मूव करते रहना, बदलते रहना। तो स्टेडी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड इज सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स खुशी मनाना, और कॉमेमोरेट। यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है, ह्यूमिलिएट, पब्लिश, ऑनर एंड सर्कुलेट। तो ह्यूमिलिएट का मतलब आपको भली भांति मालूम है, अपमानित करना, ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना। कुछ सिनोनिम्स है इसके लिए which I will write down here. Embarrass, disgrace, discomfit, एक अबैश है और एक अबेस है। डिबेस भी होता है, डिमीन भी होता है और डिग्रेड भी होता है। ठीक है, दूसरा शब्द है आपके लिए पब्लिश। पब्लिश करना मीन्स किसी चीज को प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। ऑनर, दिस इज सेम एज सेलिब्रेट, मीन्स उसको सम्मानित करना, सेलिब्रेट करना उसको। तो सेम एज सेलिब्रेट। सर्कुलेट मीन्स वितरण करना, किसी चीज को, किसी लेटर को, किसी न्यूज को सर्कुलेट करना। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगी यहाँ पे, ह्यूमिलेट, पब्लिश, सर्कुलेट तो बिल्कुल नहीं होगी। ऑनर होगी, ये इसकी नियरेस्ट मीनिंग हो सकती है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। Question number 12. The following sentences has been divided into parts and one of them contains an error. पढ़ते हैं इस सेंटेंस को। The construction of the new business school is led to a sudden rise of population in area. इसमें कह रहा है the construction of the new business school, यानी कि आपका जो भी verb होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, the construction के हिसाब से होगा। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पे is होना चाहिए, ये राइट है। is led to a sudden rise, is led to नहीं होगा बल्कि is led by होगा। led जो है lead, led और led, ये V1, V2 और V3 है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ है लीड का, led by होगा। टू आपका अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन नहीं है, तो led by होगा, इसलिए आपका जो एरर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 में होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिक्योरिटी, SECURITY, ये बिल्कुल सही है, मीन्स सुरक्षा होता है। सर्टेन, निश्चित, SERTAIN, ये भी बिल्कुल सही है। कैशियर, CASHEIR, ये गलत है। CASHIER, कैशियर जो होता है इसका मतलब होता है खजांची या रोकड़िया। खजांची या रोकड़ होता है ना, रोकड़िया उससे बना है, रोकड़िया। इमेजरी विजुअली डिस्क्रिप्टिव या सम विजुअल इमेज, तो इमेज से इमेजरी बना है, ये भी इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। विजुअल इमेज और विजुअली डिस्क्रिप्टिव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। आपको इसे अरेंज करना है। आप सीधे ऑप्शंस पे आएंगे, A D C C, देखिए A C और D, इन तीनों में से आपकी जो शुरुआती पंक्ति होगी, ठीक है, ओपनिंग क्लॉज होने वाला है। तो हम पहले पढ़ते हैं, ओल्ड माउस हु वाज वाइज एनफ टू कीप हिज डिस्टेंस whispered to a friend, many a bag have I seen in my day but never one with cat's head। इस लाइन में माउस के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। अ कैट grown feeble with age and no longer able to hunt mice, एक बिल्ली जो कि बहुत एज के साथ कमजोर हो गई है और माइस या चूहों का शिकार नहीं कर सकती है, उसने क्या सोचा, उसने एक बार सोचा, thought to herself how she might entice them within reach of her paw, अपने पंजे के रेंज में उसे कैसे ललचा कर लाया जाए, ये सोचा एक कैट ने। यहाँ चूहे के बारे में है, यहाँ पे बिल्ली के बारे में। And thinking that she might pass herself off for a bag or for a dead cat at least, she suspended herself by the hind legs from a peg। तो एक कैट के बारे में चर्चा हो रही है और साथ ही साथ फिर उसने आगे बताया कि उसे लगा कि अगर मैं एक मरे हुए बिल्ली की एक्टिंग कर लूँ और इससे वो चूहा जो है वो आसपास आ जाएगा। तो सी के बाद डी आएगा, ये तो पक्का हो गया। सी के बाद डी आएगा और फिर चूहों के बारे में आगे बात की जाएगी। तो ए आपकी ओपनिंग क्लॉज नहीं होगी और डी तो नहीं होगी क्योंकि सी के बाद डी आना है और सी के जस्ट बाद डी आना है। सी विल इमीडिएटली बी फॉलोड बाय डी। जब ये दोनों घटना हो चुकी होगी तब फिर सी होप दैट माइस वुड नो लॉन्गर बी एफ्रेड टू कम नियर हर। तो सी डी बी देन ए। तो आपका जो राइट ऑर्डर होगा CDBA होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है अगर इसमें कोई खामी आपको दिख रही है तो। पढ़ते हैं, द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। तो अब देख पा रहे हैं कि ये फर्नीचर जो है ये एक सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, और ये सब्जेक्ट जो आपका है वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये अगर फर्नीचर है तो इसके साथ इज, वॉज, हैज ऐसी चीजें लग सकती है, लेकिन आर, वर, हैव ये नहीं लगने वाली है। तो जहां भी आर होगा या हैव होगा वो से हम एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्नीचर आर कट करेंगे इसे, आर रेडी टू बी डिलीवर्ड ये भी हट गया। अब बच गया आपके पास हैज और नो सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं आगे, द फर्नीचर हैज रेडी टू बी डिलीवर्ड। अब आपको पता होगा कि जब भी हैज लगता है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है, पहली बात वो प्रिंसिपल वर्ब होगा और प्रिंसिपल वर्ब तो वो थर्ड फॉर्म होगा। तो फर्नीचर हैज बीन डिलीवर्ड और आई हैव रिटन अ लेटर, तो वर्ब 3 यूज होना था, लेकिन यहाँ पे हैज रेडी लिखा हुआ है और रेडी एक वर्ब भी नहीं है। रेडी क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो आपकी जो सेंटेंस थर्ड है वो भी गलत होगी। तो राइट आंसर होगा नो सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वॉइस में क्या होता है, इन वॉइस एक्शन रिमेन्स द सेम, इट्स जस्ट द फोकस विच इज डिफरेंट। मीन्स पैसिव कंस्ट्रक्ट या तो एजेंट के साथ होगा या विदाउट एन एजेंट होगा।
इट मे और मे नॉट रिक्वायर एन एजेंट। तो अब देखते हैं, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली। प्लीज का मतलब ये हुआ कि कुछ रिक्वेस्ट वाली बात होगी आपके पैसिव वॉइस में। तो देखते हैं कहाँ रिक्वेस्ट है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये हो सकता है। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू, इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, इसे काट दो। साथ ही साथ मैंने बताया कि वॉइस में मीनिंग चेंज नहीं होता है, बस इसे कहने का तरीका अलग हो जाता है। विल यू प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली, विल यू प्लीज हैज गॉट अ डिफरेंट मीनिंग, इन फैक्ट अ डिफरेंट एक्शन हियर हैज बीन एक्सप्रेस्ड। तो आपका थ्री भी नहीं होगा और कैन यू प्लीज ये भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। ठीक है। Preparing children for uncertainties keeps them in readiness to face challenges। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो है प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन और प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग एक्चुअली जब भी वी आईएनजी के साथ यूज होता है शुरुआत में एज ए सब्जेक्ट, तो दिस इज अ केस ऑफ जिरंड। और इसके साथ जो वर्ब आएगा यानी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा या कोई भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही होगा। सो प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन कीप्स, दिस इज फाइन। कीप्स देम ये राइट है। कीप्स देम इन रेडीनेस या कीप देम रेडी। कीप तो नहीं होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ कीप्स ही होगा। कीप नहीं हो सकता है, काट दिया मैंने। कीप यहाँ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे है लिखा हुआ है कीप्स देम फॉर रेडीनेस। कीप्स देम फॉर रेडीनेस नहीं होता है, इन रेडीनेस होता है। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो होता है रेडीनेस के साथ वो इन होता है। हाँ, अगर कीप्स देम इन रेडीनेस की जगह कीप्स देम रेडी होता एक ऑप्शन तो हम उस पर गौर कर सकते थे। सो नो इम्प्रूवमेंट हेयर इज रिक्वायर्ड। Question number 18, select the most appropriate meaning of the given idiom. Go easy on something. Go easy on something means to use less of something. ये तो होगी इसकी एक मीनिंग। और इसकी दूसरी मीनिंग होती है to treat someone in a way that is not harsh. तो आपके पास चार ऑप्शन है। यूज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, fill one's plate easily, take as much as one wants, eat slowly and liberally. The right answer will be option number 1. Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. A sentimental longing for a period in the past. किसी भी past event या past के लिए कोई sentimental चाहत हो उसे हम क्या कहते हैं? Emotion, craving, memory, nostalgia. आपका राइट आंसर होगा nostalgia। आपने कई बार देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। इसे होम सिकनेस भी कहते हैं। ठीक है। इमोशन, यू नो, फीलिंग। सेंटिमेंट। क्रेविंग मीन्स चाहत। लॉन्गिंग, यर्निंग, डिजायर, अर्ज। मेमोरी, याददाश्त। Question number 20. The following sentence has been divided into parts and one of them may contain an error. They have lived in this apartment since 10 years. तो हम यहाँ देखेंगे कि since 10 years की जगह यहाँ पे होगा for 10 years। ठीक है। अब मैं एक बात यहाँ आपको बताना चाहूंगी, for जो यूज होता है, for is ये used with period of time। ठीक है। और सिर्फ ये पास्ट में ही यूज नहीं होता है, इट कैन बी यूज्ड इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जबकि सिंस का प्रयोग जो होता है इट इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर मैंने बताया आपको कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही के साथ यूज होता है। मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हैं यहाँ पर, जगह की कमी यहाँ पे। पहला हम देखते हैं प्रेजेंट। ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर 10 days। वी आर गोइंग
टू स्टे हेयर फॉर 10 days। यहाँ पे आपने फॉर का प्रयोग किया है और ये प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं फ्यूचर, इसी में ऐड करता हूँ मैं, इसी सेंटेंस में मैं ऐड कर रहा हूँ फॉर 10 days एंड देन वी आर गोइंग टू फ्रांस फॉर अ डे। ये क्या हो गया, आपका फ्यूचर हो गया। आपने फॉर यूज किया फ्यूचर के लिए भी। और अब देखते हैं पास्ट में, ही लिव्ड इन यूके फॉर 3 years एंड, ये तो हो गया पास्ट, एंड देन ही मूव्ड। ये कंप्लीटली, ये जो सेंटेंस है कंप्लीटली पास्ट में है। अब मैं एक और एक्सप्रेशन दिखाता हूँ कि ऐसा है जो कि बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट। दे हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। ये कैसा एक्शन है, ये ऐसा एक्शन है कि दिस बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट ऑल्सो। तो आप देख पा रहे हैं कि फॉर का जो यूज हुआ है वो प्रेजेंट में भी यूज हुआ है, फ्यूचर में भी यूज हुआ है, पास्ट में भी यूज हुआ है, और ऐसे भी सेंटेंस में जो है कि वो पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में जाकर खत्म हुआ, ये फॉर का यूज है। जबकि सिंस का प्रयोग यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 को। ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसे हम पढ़ेंगे। The word archaeology comes from the Greek word archaeos, which means ancient. ठीक है। Dash, some archaeologists study living cultures. Most archaeologists concerned dash with the distance past. तो हालांकि यद्यपि some archaeologists study living cultures, but most archaeologists concerned something something. तो यहाँ पे जो आपका right और appropriate word होगा यहाँ पे वो होगा although. Although का मतलब होता है यद्यपि और हालांकि। ठीक है। Although will be your right answer. Although some archaeologists study living cultures, most archaeologists जो है ये एक plural है। Concerned dash with the distance past. Concerned itself नहीं होगा क्योंकि ये singular है, himself भी नहीं होगा और them तो नहीं होगा, तो themselves होगा यहाँ पे। आपका जो right answer होगा ऑप्शन नंबर 2। Concerned themselves with the distance past. People have dug dash monuments and collected artifacts for thousands of years. Dug in नहीं होगा, dug in की अलग मीनिंग होती है। Dug ahead नहीं होगा, dug over नहीं होगा। तो जो करेक्ट वर्ड है वो dug up होगा क्योंकि ये अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। Dug up मतलब खुदाई करना, dig up मीन्स खुदाई करना। Right answer will be option number 4. People have dug up monuments and collected artifacts for thousands of years. Dash, these people were not scholars but looters and grave robbers looking to make money. ज़्यादातर ये जो आर्कियोलॉजी करते थे ये स्कॉलर्स नहीं होते थे बल्कि ये लुटेरे होते थे और पैसों के लिए सब करते थे। तो एप्रोप्रिएट वर्ड जो यहाँ पर होगा वो होगा ऑफन मीन्स प्रायः। सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी। ठीक है। तो एप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा यहाँ पे प्रायः होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। Often these people were not scholars as I told you, but looters and grave robbers looking to make money or dash up their personal collection. The appropriate word will be not construct up नहीं होगा, assemble up भी नहीं होता है, create up नहीं होता है, build up का मतलब होता है बढ़ाना या expand करना, बढ़ाना expand करना, build up। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे शेयर करें ताकि ये जो बेनिफिट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँच पाए। थैंक यू।